दोस्तों मैं अमित। दोस्तों देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों को आपके लिए चुनकर लाए हैं। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ ही शेयर भी करिए ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने के मामले में विश्व स्तर पर शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि सक्रिय मामलों में निरंतर गिरावट देखी गई है, जिसका प्रतिशत केवल 2 महीनों में 3 गुना से अधिक कम हो गया है। इस संक्रमण से एक दिन में 53,285 और लोग के स्वस्थ होने के बाद सोमवार को इस महामारी से ठीक हुए लोगों की कुल संख्या 75,44,798 पहुंच गई है, जबकि इस अवधि में देश में 45,231 नए मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में अभी 5,61,908 लोगों का कोविड-19 का इलाज जारी है, जो कुल मामलों का 6.83% है। देश में लगातार चौथे दिन उपचार कराने वाले लोगों की संख्या 6 लाख से कम है। मथुरा के नंदगांव में विश्व प्रसिद्ध नंद बाबा मंदिर में नमाज अदा करने का मामला तूल पकड़ने के बाद सोमवार को फैजल खान ने एक निजी चैनल पर मंदिर परिसर में नमाज अदा करने के लिए माफी मांगी। इस दौरान फैजल ने कहा कि इरादा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का नहीं था, कई लोग थे, हमें किसी ने नहीं रोका। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फैजल खान का कहना है वह किसी साजिश के तहत वहां नहीं गए थे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि कांग्रेस और सपा के लोग उनके बयान की गलत व्याख्या कर भ्रम फैला रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मायावती ने कहा कि उनके इस बयान को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुसलमानों को भड़काने का षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने मुसलमानों को आश्वासन दिया है कि वह राजनीति से तो संन्यास ले सकती हैं, लेकिन भविष्य में बीजेपी से कभी गठबंधन नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि हमने सपा के दलित विरोधी कार्यों के खिलाफ कड़ा रुख दिखाने के लिए यह निर्णय लिया है। मायावती ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में बसपा को भाजपा की बी टीम कहे जाने पर भी सफाई दी। मायावती ने कहा कि हमने भाजपा के साथ किसी भी प्रकार के गठबंधन की बात नहीं कही है। भाजपा के साथ गठबंधन की बात गलत है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार ने सभी स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों को 30 नवंबर तक बंद करने के आदेश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस बारे में एक फैक्ट चेक ट्वीट किया है, जिसमें कहा गया कि यह हेडलाइन मिसलीडिंग है। स्कूल के 30 नवंबर तक के बंद रहने के आदेश का वायरल पोस्ट पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह का कोई भी नोटिस केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नहीं किया गया है। दरअसल केंद्र ने स्कूल और कॉलेजों को खोलने का निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। कई राज्यों में स्कूल खोल भी दिए गए हैं, वहीं कुछ राज्य इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे अहम उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान की रोकथाम के दिशा निर्देशों के साथ सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरुण तोमर ने सोमवार को बताया कि मतदान का अंतिम 1 घंटा कोविड-19 के मरीजों तथा संदिग्ध मरीजों के लिए निर्धारित रहेगा। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में प्रदेश के 12 मंत्रियों सहित कुल 355 उम्मीदवार मैदान में है। अधिकारी ने बताया कि 19 जिलों में उपचुनाव के तहत 33,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी तैयारियां की गई है। भारत कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या में वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पर बना हुआ है। कुल स्वस्थ होने वाले का आंकड़ा आज 75 लाख को पार कर गया है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस महामारी से 53,285 लोग स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों में भी लगातार कमी दर्ज की जा रही है। वर्तमान में देश में कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या 5,61,908 है। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामले कुल पॉजिटिव मामलों के सिर्फ 6.83% ही हैं। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से एक दिन पहले ही आरक्षण से जुड़ी खबर खुलासा हुआ है। जबलपुर हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण पर रोक लगा दी है। अब मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण ही रहेगा। इस केस की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होने वाली है, जहां इस बात का पता चला है कि बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर तमाम याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बीच प्रदेश सरकार की ओर से सूचना दी गई कि मध्य प्रदेश में आबादी के लिहाजे से सरकार ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना चाहती है। इस साल जनवरी से अक्टूबर अंत तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सेनाओं द्वारा हिजबुल मुजाहिदीन के 2 सरगना विभिन्न आतंकी समूहों के 1 दर्जन से अधिक शीर्ष कमांडरों समेत 200 से अधिक आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। रविवार को एक संयुक्त अभियान में मंगलपुरा पुलवामा के हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेशनल कमांडर सैफुल इस्लाम उर्फ डॉक्टर सैफुल्लाह को शहर के बाहरी इलाके के रेत में मुठभेड़ में मार दिया गया। सैफुल्लाह कश्मीर में सक्रिय सबसे पुराने आतंकवादियों में से एक था और इसने इस साल पुलवामा के बेगमपुरा में रियाज अहमद नाइकू की हत्या के बाद ही
घाटी के सबसे बड़े आतंकी संगठन की बागडोर संभाली थी। अगर बीते वर्ष से तुलना की जाए तो सुरक्षा बलों ने 12 महीनों में 157 आतंकियों को सफाया कर दिया है। सियासत का अपने एक मिजाज होता है और यह दिन प्रतिदिन बदलती राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पिछले दिनों कांग्रेस संगठन तथा सरकार में डिप्टी सीएम एवं पीसीसी चीफ सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच सत्ता के लिए मचे सियासी घमासान के बाद पायलट को विधानसभा में सबसे पिछली सीट दी गई थी। लेकिन अब सब कुछ समान होने और पायलट के फिर से पार्टी की मुख्य धारा में शामिल होने के बाद उन्हें आगे की सीट दी गई है। दरअसल राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है। शनिवार को शुरू हुए इस सत्र में 6 विधायक रखे गए थे। रविवार को अवकाश था। सोमवार सुबह फिर 11 बजे विधानसभा शुरू हुई। इस सत्र में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को आगे की सीट दी गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली के नेतृत्व में सोमवार सुबह छात्रों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों को मुख्यमंत्री आवास से पहले ही पुलिस द्वारा विकास भवन के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया गया। छात्र सोमवार शाम तक भी वही प्रदर्शन करते रहे। छात्रों की प्रमुख मांग है कि इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के निहित जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रथम वर्ष की दाखिला प्रक्रिया पुनः बहाल की जाए। साथ ही कॉलेज को बंद करने का निर्णय वापस लिया जाए। छात्रों ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित कॉलेजों में की गई शुल्क वृद्धि को वापस लिया जाए। दिल्ली सरकार के निहित दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों में शिक्षकों को वेतन देने के लिए स्टूडेंट सोसाइटी फंड के पैसे का प्रयोग करने की बात जिस आदेश में कही गई है उसे तुरंत वापस लिया जाए। जरूरतमंद छात्रों को कोरोना राहत पैकेज दिया जाए। दिल्ली सरकार की छात्र विरोधी नीतियों के विरोध में किए जा रहे इस प्रदर्शन में दिल्ली विश्वविद्यालय, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, अंबेडकर विश्वविद्यालय तथा जेएनयू के छात्र शामिल हैं। इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। खास तौर से रोजाना इस्तेमाल होने वाले आलू, प्याज और टमाटर की कीमत दोगुने से भी ज्यादा हो गई है, जिसके चलते आम लोगों की पकड़ से अब आलू, प्याज और टमाटर दूर होते जा रहे हैं। इसका बड़ा कारण मौसम के बदलाव से पैदावार में कमी को माना जा रहा है। अब लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने आलू, प्याज और टमाटर मुहैया कराए जाने के उद्देश्य से मंडी समिति की तरफ से सरकारी स्टॉल लगाए हैं, जहां पर एक व्यक्ति को 2 किलो प्याज, 2 किलो टमाटर और 5 किलो आलू बाजार से आधे दामों पर बेचे जा रहे हैं। पावर कारपोरेशन महंगाई की मार झेल रही यूपी की जनता को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। इससे लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। इस बार पावर कारपोरेशन सीधे बिजली की दरें न बढ़ाकर स्लैब में बदलाव कर रेट बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कारपोरेशन ने राज्य विद्युत नियामक आयोग को एक प्रस्ताव भेजा है। अगर यह प्रस्ताव राज्य में लागू हो जाता है तो कम खपत वाले 80% घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली महंगी हो जाएगी, जबकि ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है। 2020-21 के लिए बिजली दर क्या होगी, यह तय करने के लिए 6 नवंबर को नियामक आयोग ने राज्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बालिग लड़का लड़की अपनी मर्जी से पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं। उनके जीवन में हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। हालांकि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार देता है, किंतु महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। विशेष विवाह अधिनियम के तहत बिना धर्म बदले 2 धर्मों को मानने वाले शादी कर वैवाहिक जीवन बिता सकते हैं। यह कानून सभी धर्म पर लागू है। इसके बावजूद लोग शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो सही नहीं है। कोर्ट ने विपरीत धर्मों के याचिकाओं को अपनी मर्जी से कहीं भी किसी के साथ रहने के लिए स्वतंत्र कर दिया।